शो में आज आप जानेंगे भाषाई, सांस्कृतिक और सियासी तौर पर बटे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गणित और समीकरणों की कहानी। मोटे तौर पर राजस्थान को अगर आपको बताएं तो चुनावी दृष्टिकोण से हमने 4 हिस्सों में बांटा है, यानी पूर्व, शेखावटी, मारवाड़ और संयुक्त रूप से मेवाड़ और हाड़ौती। इस शो में मैं आपको पिछले 2 विधानसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 की चुनावी कहानी आंकड़ों के जरिए सरल अंदाज में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। आप जानेंगे कि किस तरह बीजेपी कांग्रेस के बीच पिछले 10 सालों से चारों दिशाओं में चुनावी मुकाबला हुआ और ईवीएम पर मतदाताओं ने कैसा जनादेश दोनों पार्टियों को दिया। इस बार चारों क्षेत्र में किस तरह से वोटिंग होने की संभावना है और कौन से मुद्दे और सवाल दोनों दलों के सामने, जो 2 फेजेस में इलेक्शन होना है राजस्थान में, उनमें दोनों दलों के सामने होंगे। इन सवालों के जवाब जनता उनसे जानना चाहेगी और आपको ये सब बताने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हर दिन की तरह मौजूद होंगे। पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे चारों दिशाओं में राजस्थान का चुनावी समीकरण। उससे पहले कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। 2014-19 की कहानी आप जानेंगे। सरल अंदाज में हमारी कोशिश है राजस्थान चुनाव डिकोड करने की। बीजेपी कांग्रेस के बीच क्षेत्रीय क्षेत्रवार मुकाबला, पूर्व, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती और शेखावटी का हाल आपको बताएंगे। दोनों पार्टियों के बीच क्षेत्रों में कैसी फाइट होती है ये आप जानेंगे और क्षेत्रीय वोटर्स में कहां कितनी बैठ है बीजेपी और कांग्रेस की, ये भी समझिएगा कि किस तरह ये क्षेत्रों का वोटिंग पैटर्न और सीटें बदली हैं। आंकड़ों के जरिए 2024 और 19 की कहानी अगले ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताएंगे। चारों दिशाओं में बीजेपी का राज स्थापित हुआ। 2014 में मोदी लहर का रहा चुनाव, सभी 25 सीटें बीजेपी ने जीती पहली बार। मेवाड़ हाड़ौती में सर्वाधिक मत 56% से ज्यादा हासिल किया पार्टी ने और दोनों पार्टियों के बीच वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंस करीब 24.5% रहा। सर्वाधिक अंतर मारवाड़ में देखने को मिला, 30% ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। और अब नेक्स्ट ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरह उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी ने पकड़ बनाई है। सभी 25 सीटें एनडीए ने 2019 में जीती। मेवाड़ हाड़ौती में सबसे ज्यादा करीब 62% वोट मिले पार्टी को और दोनों पार्टियों के बीच पिछले चुनाव में वोट का अंतर 24% से ज्यादा रहा और सर्वाधिक वोटों का अंतर मेवाड़ हाड़ौती में मिला, यानी बीजेपी का गढ़ बन चुका है। और मारवाड़ उत्तर में कांग्रेस ने करीब 10% वोट बैंक अपना 2014 के मुकाबले बढ़ाया, यानी सब क्षेत्रों में बीजेपी ने पकड़ बनाई है। अगला ग्राफिक आपको डेटा के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे और डिटेल में डिकोड करेंगे। 10 सालों से क्षेत्रवार मुकाबला है। 25 सीटें बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास एक भी नहीं और 2019 में 24 अन्य यानी आरएलपी के पास एक गई और 14 में करीब 55% वोट बीजेपी को मिला, 30% कांग्रेस को और पिछले चुनाव में 58.5% बीजेपी के पास था, 34% कांग्रेस के पास था। नेक्स्ट, और ये पूरा क्षेत्रवार स्थिति आप देख लीजिए। पूर्व ईस्ट रीजन में जहां पर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये सब इलाके आते हैं, वहां पर 8 सीटें बीजेपी को मिली, 59% वोट बैंक। और आपको अगर पश्चिम की बात करें यानी मारवाड़ की बात करें तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मारवाड़ में किस तरह का अर्थमेटिक दोनों पार्टियों के बीच रहा। मारवाड़ का ग्राफिक है आपके सामने। 55% वोट शेयर के साथ पूरी 6 सीटें बीजेपी ने ली, कांग्रेस के हाथ एक भी नहीं लगी। पिछली बार 1 सीट आरएलपी को नागौर वाली गई, 52% वोट शेयर रहा। अब हाड़ौती और मेवाड़ की भी स्थिति आपको दिखाते हैं। ये मेवाड़ हाड़ौती 6 सीटें बीजेपी के पास गई, 56% वोट शेयर और 36% कांग्रेस के पास। अन्य के पास 8% रहा, कोई सीटें दोनों ही तरफ को नहीं मिली। अब स्थिति आपको उत्तर की दिखा देते हैं, जो जहां कांग्रेस का एक तरह से कहें कि पुराना होल्ड रहा और बीजेपी ने किस तरह से उसमें सेंधमारी की है। नॉर्थ का ग्राफिक आपको दिखाएंगे। 5 सीटें हैं जिसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू वाले इलाके, शेखावटी शामिल है। 5 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 60% वोट शेयर, कांग्रेस के पास 35%। तो ये आपने चारों क्षेत्र की स्थिति देखी। आखिर में जो सवाल और मुद्दे होंगे वो भी आप समझ लीजिए। ये सवाल और मुद्दे इन क्षेत्रों में रहेंगे। पूर्व में जो मुद्दा होगा ईआरसीपी का बड़ा मुद्दा होगा जिसे बीजेपी भुनाना चाहेगी। उत्तर राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का बड़ा मुद्दा बीजेपी उठाने जा रही है। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के पास शेखावटी और उत्तर में खेत खलियान और किसानों के मुद्दे हैं, खासतौर पर किसानों की आय और एमएसपी कानून को लेकर। मेवाड़ की अगर बात करें तो आदिवासी हितों के लिए स्थानीय पार्टी मौजूद है और वो दोनों पार्टियों के खिलाफ
बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी इस मुद्दे को भुना सकती है। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बताएंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस बार ये चुनाव होने जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी से अटल खंडेलवाल होंगे, डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस से और नवीन चौधरी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट मौजूद होंगे। तो सबसे पहले रुख करेंगे अटल खंडेलवाल का ही, और तीनों का स्वागत है। अटल जी, चेतन राजपुरोहित हमारे साथ में मौजूद हैं, माफ कीजिएगा, बीजेपी से, और सुमित गोदारा जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं, और नवीन राजपुरोहित हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अब चेतन जी, जिस तरह से पहले भी बात हुई थी आपसे हमारी, अब फिर एक बार क्षेत्रवार बात करने की कोशिश करेंगे। चारों क्षेत्र आपने पहले से पकड़ बढ़ाई, बीजेपी ने कंसोलिडेट किया, लेकिन जो असली फाइट है इस बार मानिए जा रही है कि उत्तर में थोड़ी चुनौती आपको मिल सकती है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे, किसानों के मुद्दे, खेत खलियान के मुद्दे और खासतौर पर बेरोजगारी का मुद्दा, पंजाब से जुड़ती हुई जगह है, शेखावटी जाट बहुल इलाका है, आप काफी तोड़फोड़ भी आपने कोशिश की। कौन से क्षेत्र में आपको चुनौती महसूस होती दिख रही है राजपुरोहित साहब? मनीष जी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं चूंकि उत्तर क्षेत्र से आता हूँ खुद भी, जी मैं बीकानेर संभाग से आता हूँ। कल हमारी चूरू में कलेक्टर की बैठक भी थी, इन तीनों लोकसभाओं की, चूरू, श्री गंगानगर और बीकानेर। और आप कल्पना कीजिए, चाहे 2014 का इलेक्शन ले लीजिए और चाहे 2019 का इलेक्शन ले लीजिए, जी और जिस प्रकार से जंप किया है 14 के बाद में 19 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने, वो अपने आप में सूचक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सशक्त नेतृत्व में जिस प्रकार की योजनाएं धरातल पर उतारी है, विशेषकर पश्चिम राजस्थान के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये पूरा सीमांत इलाका है, पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, और पाकिस्तान बॉर्डर से लगते इलाके के कारण से यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। विशेष मुद्दा है नहरी पानी की समस्या का। पिछले 5 साल में हमेशा नहरबंदी होती थी 20 मार्च से लेकर के करीब 2 महीने तक। उसमें पीने के पानी की समस्या तो हमें होती थी शहरों में, लेकिन किसान को फसल पकने का समय होता है, ये गेहूं पका हुआ होता है, सरसों का पकने का टाइम है, उस समय किसानों को पानी नहीं मिलता था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इस बार ये निर्णय लिया कि नहरबंदी नहीं होगी। नहरबंदी किसानों के चेहरे खिल के घोषणा करती। कल चूरू में जब मैं था तो वहां के लोगों को मैंने देखा, अब जैसे यमुना जल है, यमुना जल जब चूरू तक आएगा पीने के लिए, जब फ्लोराइड की सबसे ज्यादा समस्या है, और वो पानी जब मिलेगा, जिस प्रकार तीव्र गति से काम करके समझौता कर लिया, ये समझौता एक्चुअली भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम का है ये, लेकिन भजन लाल जी को जैसे ही पता चला कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, चूरू के अंदर, शेखावाटी की बेल्ट के अंदर, शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू, उन्होंने इसको हाथों हाथ किया। तुरंत प्रधानमंत्री जी से बात की, केंद्रीय मंत्री जी से बात की, केंद्रीय मंत्री जी ने मनोहर लाल खट्टर जी से बात की, खट्टर जी ने कहा आप कल ही दिल्ली पधारी आ जाए, अपन बैठ के इस मुद्दे को निपटाते हैं। वो तो पहले राजस्थान के अधिकारी गए, फिर समझौता हुआ, एमओयू साइन हुआ, और एक बहुत बड़ी राहत पश्चिमी राजस्थान को मिलने वाली। दूसरी बात, जिस प्रकार से नहर के पानी की समस्या थी, आपको याद है या नहीं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हरिके बैराज, जहां से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नहर चालू होती है, पंजाब के अंदर हरिके बैराज है, माननीय वसुंधरा जी के टाइम में उसका गेट पिछले 65 साल से ठीक नहीं किया गया था। कोई बड़ा पैसा खर्चा नहीं था उसमें, उसको ठीक कराया। पानी की समस्या, पानी ज्यादा आने लगा, नहरों की सफाई की, नहरों की मरम्मत की, और जिस प्रकार की राहत, जब तो हम लोग आज ये बात कर रहे हैं कि बीकानेर की तीन मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे राजस्थान सरकार के। गोविंद जी मेघवाल 20,000 मतों से हारे, भंवर सिंह जी भाटी 35,000 मतों से हारे, डॉक्टर बीडी कल्ला करीब 22,000 मतों से हारे। तो ये जो रिजल्ट आए हैं पश्चिमी राजस्थान में, चाहे आप बीकानेर ले लीजिए, चाहे आप चूरू ले लीजिए, और चाहे आप शेखावाटी ले लीजिए, और तो और बताता हूँ, कसवाहा जी, राहुल कसवाहा जी ने पिछले चुनाव हमारे भारतीय जनता पार्टी के बैनर से लड़ा था, इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूं, मतदाता जो है ना, वो 2 चीजें देखता है, एक तो सरकार की नीयत और नीति। जब नीयत और नीति दोनों सरकार की सही होती है, तब मतदाता समर्थन देता है, ऐसे किसी को नहीं देता है। जिस प्रकार से मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का ट्रेंड और लोकसभा का ट्रेंड, जब आप देखें, अभी आपने ग्राफिक के माध्यम से बताया, तो जो 23% मतों का अंतर है, और जो 5% का जंप हमने 2014 और 2019 के बीच में लगाया है, वो ये प्रदर्शित करता है हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी
किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं इस देश की, ठीक किस है, प्रकार ठीक से है, ठीक है। अब योजनाएं ओपनिंग बना रहे हैं, कमेंट्स किस काफी प्रकार काफी से समय है। एक मैं एक सेकंड, जी जी एक राजपुरोहित साहब लौटेंगे। खत्म कर रहा हूं, दूसरे खत्म कर रहा चरण में हूं, आऊंगा एक आपके पास, लाइन में और भी खत्म कर रहा सवाल हैं, और भी एरिया वाइज सीट वाइज भी कोशिश करेंगे बात करने की। सुमित जी भी हैं, आपने जो जंप हासिल किया, आप निश्चित रूप से 52.52% आप नॉर्थ में थे, 56% मेवाड़ हड़ौती में आपने अच्छा खासा जंप किया है। लेकिन कांग्रेस ने भी अगर देखे तो जिस तरह से मैंने ग्राफिक्स के ओपनिंग में भी बताया था कि मेवाड़ हड़ौती की बात कर लीजिए या फिर दूसरे मारवाड़ उत्तर में खासतौर पर 10% का वोट शेयर की ग्रिप पाई है कांग्रेस ने भी पिछले चुनाव में 2014 के मुकाबले। वोट शेयर बढ़ा लेकिन फायदा कांग्रेस को भी हुआ है। सुमित गोदारा हमारे साथ में। सुमित जी, किस तरह से आप एनालाइज करते हैं, क्योंकि कैंडिडेट अनाउंसमेंट होना बाकी है लेकिन कैंडिडेट ढूंढना ही बड़ी चुनौती हो रही है आपकी पार्टी के लिए। अगर अलग अलग इलाकों में देखें, अब चाहे आप उत्तर की बात कर लीजिए, पूर्व की बात कर लीजिए, इनके पास मुद्दे बहुत हैं। पेट्रोल डीजल पे वैट घटा दिया, उसको भुनाने जा रहे हैं। पूर्व में ईआरसीपी योजना बीजेपी लेकर के जाएगी मतदाताओं के बीच में। आपके पास जो बड़ा इलाका बचता है वो शेखावाटी का बचता है, जहां पर आपका पुराना जाट वोट बैंक होल्ड रहा। अब वहां पर हालांकि कह सकते एक तरह से ट्रायंगुलर फाइट भी देखने को मिल सकती है आरएलपी के बीच में और बीजेपी के साथ में। आपको क्या लग रहा है, कौन सा एरिया आप पकड़कर इस बार कमबैक कर सकते हैं? मनीष जी, अभी आपने ग्राफिक्स के माध्यम से पिछले 2 चुनावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। मैं आपको इससे पिछले चुनाव में ले जाना चाहता हूं। 2009 के चुनाव हमने 20 सीटें जीती थी और हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी से लगभग 17% के करीबन जा रहा था। 2014 में हम 17% का हमें डिक्लाइन हुआ जी, और हम 0 पे आए, बीजेपी 25 पे गई। तो जहां तक वोट ऑफ परसेंटेज आज बीजेपी अपर एंड पे है, तो ये मान के न चले कि ये 4 जून को भी रहेगा। 4 जून को ये नहीं रहने वाला है। 2009 से भी बेहतर स्थिति में कांग्रेस जाएगी। वो क्यों जाएगी मैं क्षेत्रवार बता देता हूं, चेतन जी की बातों का बारी बारी जवाब दे देता हूं। पूर्वी राजस्थान जहां से मैं आता हूं, उसकी इन्होंने बात करी ईआरसीपी की। साहब, हमारे साथ बहुत बड़ा झूठ बोला, हमारे साथ छल किया गया है बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी पूर्वी राजस्थान में हारेगी। क्योंकि जिस ईआरसीपी की बात कर रहे हैं उसका एमओयू जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया था, मैं आपके चैनल पे था, किरोड़ी लाल जी ने आके घोषणा करी थी और उन्होंने कहा था कि 2500 एमसीएम पानी हम देंगे। लेकिन हुआ क्या, वो ईआरसीपी में 3900 देना था, ये नहीं दे पाए। उन्होंने आपके सामने ही ये बोला था कि 2,80,000 हेक्टेयर भूमि की जगह 2,10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 70,000 हेक्टेयर भूमि हमारी रह गई साहब। तो ये हमारे साथ ईआरसीपी पर छल हुआ, उसका सबसे बड़ा प्रमाण मनीष जी, उस दिन आपने ही इनके प्रवक्ता से पूछा था, आपको याद दिला देता हूं कि भाई सुमित जी ये कह रहे हैं कि हाउस चल रहा है तो वहां पे एमओयू क्यों नहीं रख देते। इन्होंने आज तक वो एमओयू बताया नहीं, उसके अंदर ये तथ्य छिपा रहे हैं। इसलिए पूर्वी राजस्थान की जनता इनसे नाराज है, इनसे प्रताड़ित महसूस कर रही है। जहां तक पेट्रोल डीजल की बात करी, पेट्रोल डीजल पे जब ये वोट मांगने गए, आपको ध्यान होगा मनीष जी, जब वोट मांगा था, जब प्रधानमंत्री जी ने आके राजस्थान की धरती पे कहा था कि 10-15 रुपए तो हम ऐसे ही कम कर दें। क्या कम किया? 2 रुपए, 4 रुपए, 10-15 रुपए के लिए उन्होंने नहीं कहा था सुमित जी कि 10-15 रुपए। आपको ध्यान, मैं बिल्कुल इवन हर मंच से कहा था कि 10 से 15 रुपए हम ऐसे ही कम कर देंगे। और ये जो पड़ोसी राज्यों से ज्यादा 10-15 कम रुपए ज्यादा मिल रहा है, उसको कम कर देंगे, तो उसका मतलब यही होता है। आज भी राजस्थान में पड़ोसी राज्यों से सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। ये मनीष जी वो कर रहे हैं, किसानों की पानी आधा है। चेतन जी बीच में, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था। चेतन जी प्लीज, मैंने आपको बीच में, हाँ चेतन जी खत्म कर लीजिए, लौटेंगे आपके पास भी। पहले थोड़ा वो भी अपना फैक्चुअल नैरेटिव बता दें या फैक्चुअल स्थिति जो कांग्रेस की वो जानने की कोशिश करेंगे। अब सुमित जी एक सवाल, मैं थोड़ा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, 8 सीटें हैं करीब करीब जो एनडीटीवी के एनालिसिस में हैं, जयपुर रूरल, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर की, मोटे तौर पर अगर हम 8 सीटें गिने, क्या लगता है कहां आप इनको डेंट करने वाले हैं बीजेपी को इन 8 सीटों में से? आपने मुद्दा जरूर उठाया है पूर्व में कि ईआरसीपी को लेकर बीजेपी ने धोखा दिया है जनता को, लेकिन कौन सी सीट पर बड़ा असर होगा इसका? कहां कांग्रेस भुनाने जा रही है इसको? सर, ईआरसीपी को की अगर बात करें तो पूरे पूर्वी राजस्थान में इसका असर पड़ेगा और बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और चूंकि ये चोर दरवाजे से उसको लेके आए, इसलिए ज्यादा पड़ेगा। मैं वापस अपनी बात पे आता हूं। फिर बात करते हैं, इन्होंने किसानों की बात करी, किसानों के साथ क्या किया सर? अभी पूरे देश ने देखा, इनके घोषणा पत्र में मनीष जी साफ लिखा हुआ था कि 2700 रुपए गेहूं का हम समर्थन मूल्य करेंगे। क्या कर दिया?
नहीं किया, किसानों के साथ धोखा किया। क्या किया? दिल्ली के बॉर्डरों पर उनको आंसू गैस के गोले और लाठियों से पीटा। इसीलिए जब बीजेपी की विदाई का वक्त आ गया है। फिर ये बात करते हैं नियत और नीति की। मैं मनीष जी कहना चाहूंगा, इनकी कोई नियत नहीं है, नीति तो खत्म हो ही गई। अब ये है कि जिस तरह से, हाँ बताओ। ठीक है सुमित जी, जेनरिक नहीं हो एक आम पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। मैं कोशिश ये करता हूं कि रोज हम जब इलेक्शन पर बात करें तो नंबर्स के थ्रू बात करें, ताकि जनता को भी सच्चाई पता लगे और उसके थ्रू एक प्रेजेंटेशन हो जनता के सामने, क्योंकि मतदाता कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के मौजूद है राजस्थान में, जो शो को भी देख रहे होंगे। मैं नवीन चौधरी के पास जाऊंगा, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और काफी डेटा एनालिसिस भी करते हैं। नवीन जी विधानसभा चुनाव में भी हमारे साथ जुड़े रहते। नवीन जी, जिस तरह से क्षेत्रवार अगर देखें ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी 24 सीटें लेकर आती है 58.5% वोट शेयर के साथ, एक आरएलपी यानी 25 सीटें मान ले, और 2014 की जो स्थिति थी उसमें भी तमाम 25 सीटें बीजेपी के पास थी। जो वोट शेयर था वो कंसोलिडेट किया था। मैं पहले भी शोज में चेतन जी से बात कर रहा था। आपको क्या लगता है कौन से क्षेत्र में, कौन से रीजन में, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ राजस्थान में, क्या कांग्रेस का खाता खुलेगा या फिर हैट्रिक बरकरार रहेगी? तो इस सवाल का जवाब डिकोड करने के लिए मैं आपसे पूछूंगा कि कहां पर कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब हो सकती है या संभावना बन रही है? इसमें मनीष जी, जो हमने बहुत सारे एरियाज की बात की, मुझे लगता है कि संभागों की जगह कुछ सीटें हैं जहां पर कि कांग्रेस वाकई टक्कर दे रही है, जिसमें झुंझुनू मुझे एक सीट बहुत स्ट्रांग नजर आती है। ठीक है। बाड़मेर सीट मुझे बीजेपी के लिए थोड़ी सी कठिन होती दिखती है। इनफैक्ट जोधपुर में भी इस बार अगर कैंडिडेट अच्छा कांग्रेस ने चुना होता तो जोधपुर भी कठिन होता। अगर हम इनके कारणों की बात करें तो आप कारण यहाँ पर ये देखें कि इनमें विजेंद्र ओढ़ा का होना, ये परिवार का होना वहां बहुत स्ट्रांग है, उनको वहां पर हिलाना काफी कठिन हो जाता है। तो बीजेपी अगर यहाँ पर कैंडिडेट के चयन के अंदर किसी भी तरह की कमी करती है तो ये भारी पड़ सकता है। कैंडिडेट का चयन यहाँ पर बहुत मायने रखेगा। बाड़मेर की मैंने बहुत स्पेशली इसलिए बात की, हालांकि अब जो है रविंद्र सिंह भाटी ने अनाउंस किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे अलग से निर्दलीय सांसद का। बजरंग लाल से मिल चुके हैं, संभवतः समझा चुके हैं, पर फिर भी इशारा क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर रविंद्र भाटी चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान निश्चित तौर पे बीजेपी को ही होने वाला है। और उस स्थिति में ये सिर्फ नुकसान नहीं होगा, ये मानिए कि सीट भी जा सकती है वो हाथ से। तो ये कुछ एक चीजें जो है यहाँ पर कठिन दिखती हैं। अब मुद्दा ईआरसीपी का, चूंकि आपने कई बार इसमें बात की, ईआरसीपी वाले मुद्दे पे मुझे लग रहा है कि इस समय बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना है जी। होने का कारण ये है कि आप जब 18 और 19 का आप इम्पैक्ट देखिए, 19 में मोदी जी ने वादा किया था हम काम करेंगे इसके ऊपर। हालांकि उसके बाद दोनों राज्य, दोनों पार्टी के नेताओं की बात सुन चुके थे, हम दोनों उस विवाद में नहीं पड़ते, लेकिन काम ईआरसी पर नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने पूरे आरोप बीजेपी पर लगाए, बीजेपी ने अशोक गहलोत पर लगाए, लेकिन आपके चैनल पे हम लोगों ने कई बार बात की कि जनता का मुद्दा वहां कुछ और था। और विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि जितनी बड़ी अपेक्षा कांग्रेस को थी वैसा वहां पर रिजल्ट नहीं रहा। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा पूर्व में, खासतौर पर भ्रष्टाचार रहा, पानी इतना बड़ा मुद्दा बन ही नहीं पाया वहां पर। और जब 2024 की हम बात करते हैं तो 2024 में ये तो मानिए कि एंटी इनकम्बेंसी का कुछ नुकसान तो बीजेपी को होगा। कांग्रेस का वोट परसेंटेज, खासतौर से जाट कम्युनिटी की बात करें, आप किसानों की बात करें, तो ये नाराजगी दिखेगी। लेकिन अभी भी कांग्रेस जिस मूलभूत सवाल से जूझ रही है वो ये है कि सेंटर में नेतृत्व का बहुत बड़ा अभाव है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी अपने आप को लार्जर देन लाइफ की एक इमेज क्रिएट कर दी है। उस इमेज को टक्कर देने के लिए या तो मुद्दा बहुत बड़ा हो या फिर वहां पर जो है चेहरा उतना बड़ा हो। ये दोनों चीजों में कांग्रेस बिदक रही है, माफी चाहता हूं, पीछे रह रही है। एक और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जो हो रही है, जब इतने सारे हम मुद्दों की बात करें जो बीजेपी के अगेंस्ट मुद्दे हैं, कांग्रेस उस पर एक्शन न लेके रिएक्शन दे रही है। अधिकतर चीजों पर रिएक्शन होता है और उसमें रिएक्शन में गलतियां ये हो जा रही है कि राहुल गांधी का कम्युनिकेशन मुझे लगता है कहीं कहीं मिस हो जा रहा है और उसके ऊपर बीजेपी खेल जाती है। मैं आपको बहुत रीसेंट उदाहरण 2-3 दिन पहले का देता हूं। राहुल गांधी संभवतः कहना ये चाह रहे थे, जिसका उन्होंने बाद में उदाहरण भी दिया, उसके बारे में उन्होंने बात भी की कि हम पूरी शक्ति से बीजेपी की आसुरी शक्तियों से लड़ना चाहते हैं। लेकिन न जाने कितने उनको सलाह दी कि आप हिंदू धर्म की चर्चा कर दीजिए, तो उन्होंने वहां मेंशन किया हिंदू धर्म का और जबान फिसल गई और वो सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल।
है कंटिन्यूसली इनको डिफेंसिव मोड में डाल देती है और कांग्रेस रिएक्ट कर रही है। तो राजस्थान में वर्तमान स्थिति में अगर बीजेपी अभी स्ट्रेटेजी ठीक करे तो बड़े आराम से 20-5 या 22-3 का नंबर तो बड़े आराम से हो सकता है। अच्छा, और जो 3 सीटें आपको नजर आ रही है नवीन जी, वो आपने बताया झुंझुनू एक सीट हो सकती है, एक सीट आपने बताया बाड़मेर हो सकती है और जोधपुर हो सकती है। ठीक है, जोधपुर हालांकि अब मजबूत है, तो मैं ईस्टर्न राजस्थान में दौसा कभी भी कमजोर मानूंगा। ठीक है, ये बीजेपी के लिए आप दौसा को भी कमजोर मान रहे हैं। ठीक है, अब चेतन जी से जवाब लेंगे। चेतन जी, बड़ी इंटरेस्टिंग ये पॉइंट रखा है नवीन जी ने, क्योंकि बात इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मारवाड़ की बात करें खासतौर पर, तो ऐसा रीजन जो जहां पे आपने बाकी सब जगह कंसोलिडेट किया, मारवाड़ में आपका वोट शेयर थोड़ा कम हुआ। हालांकि आरएलपी को मिला दे तो वो सीट आप ही के खाते में गई, लेकिन जो ट्रैक्शन था वो उस तरह से दिखाई नहीं दिया बाकी इलाकों के मुकाबले जो मेवाड़ और हाड़ौती में दिखाई देता है। मारवाड़ ऐसा रीजन रहा जहां पर अब जो नाम भी बता रहे हैं नवीन चौधरी, चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी का नाम हो या फिर दूसरे नेताओं का, और जोधपुर की सीट पर भी फिलहाल जो एपिसोड भी हुआ बाबू सिंह राठौड़ के साथ और गजेंद्र सिंह शेखावत का, तो कहीं एक पॉलिटिकल मैसेजिंग तो है लोगों के बीच में, थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी की भावना स्थानीय स्तर पर, ना सिर्फ बीजेपी के बड़े नेताओं पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और आपकी पार्टी में नहीं, स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी है लोगों के बीच में, जिसको चाहे वो आपके कार्यकर्ताओं के भीतर हो, कांग्रेस से छोड़कर नेता आ रहे हैं उनको लेकर हो, या फिर स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर लोगों को तवज्जो ना देने जाने को लेकर हो। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल आता हूँ मैं इसी बात में, नवीन जी की बात को हालांकि मैं पूरा नहीं सुन पाया जी, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूँ। नवीन जी ने बात की झुंझुनू सीट की, बाड़मेर सीट की, जोधपुर सीट की, दौसा सीट की। ये सच्चाई है। दौसा सीट हमने सबसे कम मार्जिन से जीती थी 2019 में, केवल 74,000 मतों से जीती थी जी। झुंझुनू की बात कर लीजिए, बाड़मेर की कर लीजिए, चाहे जोधपुर सीट हमने 2,67,000 मतों से जीती थी, और वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र वैभव जी को रहा था उन्हीं के गृह क्षेत्र में। और आप कल्पना कर सकते हैं कि जोधपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जालोर चले गए हैं, अपना गृह क्षेत्र छोड़ दिया है, तो आप कल्पना कर लीजिए कि कांग्रेस की जमीनी धरातल क्या है। अब आता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी। हमारे मित्र कांग्रेस के मित्र ने बात की ईआरसीपी की, बिल्कुल करनी चाहिए आपको, क्योंकि धोखा तो आपने 2019 में जब गुजरों को दिया था ना, तो इधर तो मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे थे, उधर दिल्ली जयपुर रोड पर गाड़ियां जला रहे थे गुजर, वो उसको कहते हैं धोखा देना। दूसरा धोखा आपने दिया था ईआरसीपी पर। ईआरसीपी में आपने वोट लूटने का प्रयास किया था, केवल 4 महीने पहले प्रयास करके उसकी पोल भी आपकी पूर्वी राजस्थान की जनता ने खोल दी और आपको नकार दिया वहां पर। अब आता हूँ, आपने कहा पेट्रोल डीजल की बात की, यार बहुत अच्छी बात की आपने। मनीष जी, स्मगलिंग होती थी, स्मगलिंग गंगानगर हनुमानगढ़ से पंजाब से डीजल पेट्रोल आता था और चूरू तक स्मगलिंग होती थी, और वो स्मगलिंग में कौन लोग इन्वॉल्व होते आप जांच करिए, उसका हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक ही आदेश में पूरे राजस्थान में एक समान पेट्रोल डीजल की रेट कर दी और इन पेट्रोल माफियाओं की और डीजल माफियाओं की कमर तोड़ के रख दी। इसलिए दर्द होता है, होना वाजिब भी है। तीसरी बात इन्होंने कही थी मेरे को, ईआरसीपी पे इन्होंने बात की कि कितना दिया पानी इतना दिया। भैया 5 साल आपकी सरकार रही, आपके मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में, आपके पत्र का जवाब तक नहीं दिया। गहलोत साहब ने चिट्ठी लिखी थी एमओयू के लिए, क्यों नहीं जवाब दिया? आपके ही मुख्यमंत्री ने, क्योंकि आपके ऊपर मुख्यमंत्री जी को विश्वास नहीं था। ये डबल इंजन की सरकार है जिसने 10 दिन के अंदर एमओयू करके दिखा दिया। रही बात सबूत की, आपने सबूत कब नहीं मांगे? आपने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांगा। सबूत मांगना आपकी फितरत में, सबूत देंगे हम, राजस्थान की जनता को देंगे, और राजस्थान की जनता हमें, हमारे अंदर विश्वास करती है, इसीलिए भारी मतों से हमें जिताती है। फिर इन्होंने बात की पेट्रोल डीजल की, हो गया। संक्षिप्त में राजपुरोहित साहब, थोड़ा समय कम है जी। हाँ, अब मैं आता हूँ पश्चिमी राजस्थान की सीटों पर, जैसे बात की, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, हम लोगों ने टारगेट सेट किया पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीटों का, हमें 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतना है। और हवा में दावा सेट नहीं करते हम लोग जमीन पर काम करते हैं। जमीन पर काम क्या करते हैं? अभी आपने देखा विकसित भारत यात्रा, हमने क्या किया विकसित भारत यात्रा में? जो लोग प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से वंचित रह गए थे उनको लाभ देने का प्रयास किया। ठीक है, ठीक है। चेतन जी, ये बिल्कुल आपने क्षेत्रवार बताया, लेकिन ये भी सच्चाई है जो जवाब हमने शुरुआत में किया था कि मारवाड़ और उत्तर में
कांग्रेस ने ट्रैक्शन पाया है। पिछले चुनाव की भी बात करें, निश्चित रूप से आपने कंसोलिडेट किया, पर उनका भी 10% के आसपास वोट शेयर इन दोनों इलाकों को देखे तो बड़ा है। और जो उत्तर का इलाका है, आप आते हैं उस इलाके से, हम भी समझते हैं, मैंने भी विधानसभा चुनाव में वहां दौरे किए। किसान आंदोलन, खेत किसानी और पेट्रोल डीजल बड़ा मुद्दा रहा था, आपने घटा दिया, पर अभी भी अंतर काफी है। जिस तरह से पीएम के भाषण का जिक्र कर रहे थे सुमित जी, कि जो वादा किया गया था वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। आखिर में सुमित जी, स्टेट ने भी कम नहीं किया, ये पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। सुमित जी 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, जो सीटें हैं, कौन सी सीटें आप गिना सकते हैं जहां पर इस बार आपको संभावनाएं आपकी प्रबल दिख रही हैं? वो तो कह चुके मनीष जी, 25 जीतेंगे। सबसे पहले मैं चेतन जी की बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने गुजरों की बात करी, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे बीजेपी के भाई किस मुंह से गुजरों की बात करते हैं। 2008 में 68 गुजरों को पुलिस की गोलियों से छलनी कर डाला, वो गुजरों से तो आपका प्यार था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुजरों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है सीट तो की बात कर रहे हैं, नंबर बता दीजिए। नहीं, मैं इनके सवाल सर 11 सीटों पर तो हम लोग विधानसभा में जीते, हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे, 11 पर तो हम लोग ठीक है, बहुत बड़ा क्लेम है, 25 सीटें जीतेंगे। जी, डबल इंजन की सरकार, मनीष जी में डबल इंजन की सरकार, ये सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक शब्द है, बहुत बड़ा क्लेम है। करीब 20% के वोट शेयर को आपको पाना होगा, स्विंग करना होगा, तब आप उस सीट पर आ पाएंगे जो आप 2009 का उदाहरण दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका सुमित जी। अब रोज इस तरह की बहस होंगी, अक्सर आपको जोड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, नवीन जी और चेतन जी आपका। तो राजस्थान चुनाव डिकोड में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें।